हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं राहुल कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। तो कॉपी किताब और कलम उठा लें और एंड तक मेरे साथ बने रहिए। जैसा कि हमें नाम सजेस्ट कर रहा है, लाइफ प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जो किन्हीं लिविंग थिंग्स में होती हैं। तो किन क्राइटेरिया से हम डिसाइड कर सकते हैं कि समथिंग हैज़ लाइफ। ठीक है, किसी भी चीज़ में लाइफ है कि नहीं हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो उनके कुछ क्राइटेरियाज हैं, आइए उन्हें पहले जान लेते हैं। क्राइटेरिया फॉर अ लिविंग थिंग। पहला क्राइटेरिया है मूवमेंट। किसी भी चीज़ में अगर लाइफ है तो सबसे पहला साइन होता है मूवमेंट। जैसे मैं मूव कर पा रहा हूँ, मैं अपने हाथ पैर खुद से हिला पा रहा हूँ, मेरे मुंह हिल रहे हैं बोलने के टाइम पे, मैं दौड़ भाग सकता हूँ। आपने एनिमल्स को भी देखा होगा, वो चल फिर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर साइन होता है लाइफ होने का मूवमेंट के कारण। ठीक है, लेकिन बहुत सी ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो हमें दिखती नहीं है। मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मूवमेंट्स होती हैं या हमारे बॉडी के इनसाइड जो मूवमेंट्स चल रही होती हैं वो दिखती नहीं है। ठीक है, और ये मूवमेंट्स खुद से होनी चाहिए, ना कि कोई एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। नहीं तो बाइक चला रहे हैं कई लोग और आप लोग बोल देंगे यार बाइक तो चल रही है उसमें भी लाइफ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। खुद से प्रोड्यूस होनी चाहिए वो मूवमेंट्स। ठीक है, ऑन इट्स ओन, तब जाकर हम बोलेंगे कि हाँ उस थिंग में लाइफ है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी मूवमेंट्स हैं जो हम देख नहीं पाते हैं। जैसे प्लांट्स में बहुत सारी मूवमेंट्स चल रही होती है, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी मूवमेंट्स चल रही होती हैं। ठीक है, अगर हम लेटे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मर गए हैं। ठीक है, हमारी अंदर में बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही होती हैं, हार्ट की पंपिंग चल रही होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रही होती है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल मूव करती है दिन भर पता नहीं कितनों बार। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हैं जो हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन लाइफ अगर है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर, उनमें मूवमेंट्स जरूर होंगी। या तो हम लोग फिजिकली नेकेड आई से देख पाएंगे या फिर इंटरनल अगर मूवमेंट्स हैं उनमें तो हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। ठीक, सेकंड जो पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है ग्रोथ। जी हाँ, हम कभी छोटे हुए करते थे चूसो, अब देखिए मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, तो हम सबों के साथ ये होता है। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें लाइफ होती है ना, वो ग्रो करते हैं। ठीक है, दे चेंज देयर साइज फ्रॉम बीइंग अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू अ लार्जर और एडल्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये भी एक बहुत क्लियर साइन होता है कि किसी भी थिंग में लाइफ है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा नीड फूड। अब जितने भी दिन भर के हमें काम जो है कैरी आउट करने हैं तो उसके लिए कोई एनर्जी चाहिए होगी, तो दाना पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो एनर्जी सोर्स होता है फूड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, बिना इसके हम एनर्जी डिराइव ही नहीं कर सकते जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक, चौथा आ जाता है रेस्पायर। अब जो भी खाना हम ले रहे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक करता है सिर्फ। ठीक है, उनसे एनर्जी नहीं निकाल पाता है। एनर्जी निकलता है उन सिंपलर फूड्स को, जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कॉम्प्लेक्स फूड को ना सिंपलर फूड में कन्वर्ट करता है। पहले उन सिंपलर फूड्स पे ना ऑक्सीजन एक्ट करता है, वो ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन के टाइम में लेते हैं, इसीलिए हम लोग रेस्पायर करते हैं। ठीक है, तो ये रेस्पायर जो कर रहे हैं हम लोग उस ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन जो हमें मिल जाए और उसके कारण हम जो सिंपलर फूड कन्वर्ट होता है डाइजेशन में उस पे एक्ट कराकर वहां से एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेस्पायर हम लोग क्यों करते हैं? सिंपल फूड से एनर्जी निकालने के लिए थ्रू ऑक्सीजन। अगला पॉइंट हो जाता है एक्सक्रीशन। जो भी हम खाना ले रहे हैं वो सारा का सारा पच नहीं सकता। ठीक है, बहुत सारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट बच जाता है। ठीक है, तो उन अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से रिलीज करना बहुत ही कंपलसरी है, नहीं तो हमें इन्फेक्शंस या डिजीज हो सकते हैं। ठीक, वो टॉक्सिक हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए। इसलिए एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसके कारण हम या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो वेस्ट को अपने बॉडी से बाहर निकाल पाते हैं। छठा हो जाता है रिप्रोड्यूस। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनकी एक रेस होगी,
जैसे हम अपना बात करते हैं कि हमें अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाना है, तो क्या चाहिए, हमें वारिस चाहिए। तो उसके लिए क्या है, हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हम लोग न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इनके बारे में हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोड्यूस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, ताकि वो अपने रेस को इंश्योर कर सकें, उनके सर्वाइवल को। तो ये थे कुछ पॉइंट्स या क्राइटेरियाज जिनसे हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी थिंग में लाइफ है या नहीं, ठीक। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि किसी भी थिंग में लाइफ है कि नहीं, हम उसे डिसाइड किन क्राइटेरिया से करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं अब एग्जैक्ट लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन की, ठीक है। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? तो द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सस्टेन देयर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट आर नोन एज लाइफ प्रोसेस, ठीक है। उन बेसिक एक्टिविटीज़ को जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स करता है अपनी लाइफ को इंश्योर करने के लिए इन दिस प्लैनेट, ठीक है, इस धरती पर, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक। द बेसिक फंक्शंस डन बाय द लिविंग organisms to ensure their life on this planet, ठीक। इन्हें हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। आइए कुछ लाइफ प्रोसेस के बारे में जानते हैं। पहला है न्यूट्रिशन। इनके बारे में हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, इन चैप्टर्स में, अपकमिंग चैप्टर्स में भी, ठीक। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो लाइफ प्रोसेस है जिसके कारण हम फूड इनटेक करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी में, ठीक। प्रोसेस ऑफ फूड इनटेक एंड यूटिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। दूसरा आ जाता है रेस्पिरेशन। अब जो भी हमने फूड खाया वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो सिंपल फूड से ही हमारे सेल्स जो होते हैं ना वो एनर्जी डिराइव कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड से एनर्जी डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन में होता क्या है, इन कॉम्प्लेक्स फूड्स को ना सिंपल फूड्स में ब्रेक किया जाता है, ठीक है। और सिंपल फूड से पे ऑक्सीजन को वर्क कराया जाता है, ठीक है। सिंपल फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराया जाता है और उसके बाद हम लोग वहाँ से एनर्जी डिराइव करते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी डेरिवेशन या रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिंपलर फूड्स कहाँ से होता है, किस प्रोसेस से? रेस्पिरेशन से, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिंपल फूड, ठीक। तीसरा प्रोसेस हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन। तो एक जगह से दूसरे बॉडी पार्ट पे अगर किसी भी न्यूट्रिएंट को या कोई भी मिनरल्स को या फूड को हमें ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो सेल्स वर्कआउट कर पाएंगे, ठीक है। तो सारा प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्रोसेस उनके द्वारा होता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अदर, हम इस प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट करते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। चौथा प्रोसेस हो जाता है
एक्सक्रीशन। जैसा कि पहले भी हमने बात किया था, जो हम फूड लेते हैं ना, तो बहुत सारा फूड अनडाइजेस्टेड भी रह जाता है, ठीक है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो किस प्रोसेस से बाहर किया जाता है बॉडी से? एक्सक्रीशन के थ्रू, ठीक। ये टॉक्सिक हो सकता है बॉडी के लिए, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी, ठीक। नेक्स्ट अप हो जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है ना, ये वो प्रोसेस है जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना रिस्पॉन्ड करते हैं अपने सराउंडिंग्स के अगेंस्ट, ठीक है, कि कैसे रिस्पॉन्स करना है हमें किसी भी चीज़ के लिए, ठीक। तो प्रोसेस ऑफ responding in the changing environment। अगला पॉइंट हो जाता है हमारे लिए ग्रोथ। तो ये वो प्रोसेस है जिनसे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोज फ्रॉम अ स्मॉलर बीइंग ए स्मॉलर ऑर्गेनिज्म टू ए लार्जर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये वो लाइफ प्रोसेस है जिनके थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी साइज में चेंज करते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ changing from being a smaller organism to a bigger one। अगला हो जाता है मूवमेंट। इसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुका है। तो ये क्या है? प्रोसेस ऑफ मूविंग अ बॉडी पार्ट और अ फुल ऑर्गेनिज्म, ठीक। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है रिप्रोडक्शन। तो ये वो प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने रेस की सर्वाइवल को इंश्योर करती हैं, ठीक। तो रिप्रोडक्शन एक्चुअल है क्या? प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग young ones from existing organisms। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में ना हमें डीप में पढ़ना है आगे, ठीक है। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इनसे भी हम डील करेंगे लेकिन एट लास्ट, ठीक है। पहले उन सारे चैप्टर्स को हम क्लियर करवा देंगे जिनसे बोर्ड में क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे आप। तो स्टूडेंट्स, जितनी भी लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, उन सारे लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है।
तो वो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिराइव कहाँ से करेंगे? उनके लिए फ्यूल क्या होगा? जैसे हमारे लिए फ्यूल क्या होता है? खाना, दाना पानी के बिना तो अपना काम नहीं ना चलना। हाँ, हम लोग ऐसा थोड़ी है कि गाड़ियों की तरह पेट्रोल पी लें और फिर दौड़ना स्टार्ट कर दिया, भागना स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं होता है। हमें खाना लेना पड़ता है बाकायदा, उसे पचाना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद उसे ब्रेक करना पड़ता है, फिर एनर्जी उसमें से डिराइव होती है, हर एक सेल तक पहुंचती है, उसके बाद हम जाकर नॉर्मली वर्क कर पाते हैं। नहीं तो यूं ऐसे पड़े रहें, क्यों? ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, न्यूट्रिशन। ठीक, तो ये जो वर्ड है न्यूट्रिशन, ये डिराइव किया गया है एक वर्ड से, न्यूट्रिएंट। ठीक, न्यूट्रिएंट्स कई तरह के होते हैं, आइए यहीं देख लें हम उन्हें। पहला हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। पहला हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा हो जाएगा फैट्स, तीसरा प्रोटीन्स, चौथा विटामिन्स और पांचवा हो जाता है मिनरल्स। ठीक, तो ये दोनों जो होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइडर्स होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है बॉडी मेंटेनेंस। ठीक, तो इन दोनों न्यूट्रिएंट से बॉडी क्या करता है? एनर्जी डिराइव करता है। ये मोस्ट ऑफ द एनर्जीज ये दे देती हैं बॉडी को। ठीक, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स का काम क्या है? तो प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स बॉडी में जितने भी रिपेयर वर्क की ज़रूरत है, मसल टिश्यू ब्रेकडाउन, सेल का ब्रेकडाउन, सेल का प्रोडक्शन, ब्लड का प्रोडक्शन, हमारे स्किन का प्रोडक्शन, ठीक है, उन सब का ख्याल ये तीनों रखते हैं। ठीक है, विटामिन्स एक और काम करते हैं, विटामिन्स कोएंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं, मतलब हमारे बॉडीज में जितनी भी एंजाइम्स है ना उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं विटामिन्स। ठीक है, इनके बिना हमारा बॉडी का जो एंजाइम्स का जो प्रोसेस है, एक्शन है ना, वो स्लो हो जाता है, या फिर हम बोले तो बीमार पड़ सकते हैं, हमें थकावट महसूस हो सकती है। ठीक है, नॉर्मल सा नहीं लगता। ठीक है, मिनरल्स का काम क्या है? तो मिनरल्स जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये एक एक ट्रेस एलिमेंट्स हैं, बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, लेकिन इनकी ज़रूरत क्यों है? हमारी बोन्स के लिए, हमारी टीथ के लिए, हमारे मसल्स के ग्रोथ के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रेस एलिमेंट्स बोले तो या मिनरल्स, इनकी बहुत ही ज़रूरत है हमें। न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन क्या होगा? अब आइए उस पर बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट का डेफिनेशन क्या हो सकता है? ठीक है, तो those substances from which body derives energy or which help in biosynthesis of body parts। ठीक, तो उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये वो सब्सटेंसेस है जिनसे बॉडी एनर्जी डिराइव करती है, या फिर ये हेल्प करते हैं बॉडी पार्ट्स के बायोसिंथेसिस में, बोले रिपेयर बोले तो। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या हो जाता है? न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या हो जाता है? द प्रोसेस ऑफ intake of food and
बाय ऑर्गेनिजम्स, ये हो जाता है डेफिनेशन न्यूट्रिशन का। ठीक, दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, आइए उनके बारे में अब जानते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, ये जो टेक्निक है ना, मैंने अपने पूरी लाइफ फॉलो की है, ठीक है, और बायो मेरे मार्क्स कभी भी ख़राब नहीं आए, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शानदार आए हैं। मैं बायो में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। तो उन सबको दरकिनार करते हुए मैं ये आपसे बोलना चाहूँगा कि मैंने इस स्कीम को फॉलो करके ही बायो याद रखना स्टार्ट किया है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी पड़ जाता है याद रखने में, ठीक है। आप किसी भी टॉपिक पे नोट्स अगर बना रहे हैं बायो में, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फ्लो चार्ट स्कीम को फॉलो करें, एकदम दिल से बैठा लें इसे। आपने ऑनलाइन बहुत से एजुकेटर्स को देखा होगा ये सिस्टम यूज़ करते हुए, ठीक है, लेकिन आपको एक कदम और ऊपर जाना है, आपको उससे ऊपर उठना है। आपको चार्ट पेपर में हर एक टॉपिक का एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना है, फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लेना है, और उनमें सिर्फ वर्ड्स को ये नहीं लिख देना है, उनकी डेफिनेशन के साथ उनके क्या क्या सब कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं, सबको लिखते जाना है। ये नोट्स प्रॉपर बन जाएगी आपकी, ठीक है। इसे आप एक बार देखेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक एक साथ आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं देखना होगा कि हाँ हम कुछ वर्ड्स यहाँ लिख दिए, बोलकर डेफिनेशन डिफाइन कर दे रहे हैं और फिर आप बुक में जाकर उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको टोटल चीज़ इसी के नीचे लिखते जाना है, ठीक है। बताता हूँ मैं, आगे दिखाता हूँ कैसे करना है, बहुत ही ईजी पड़ जाएगा याद रखना आपको इस तरह। तो पहला हो जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा हो जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया? ऑटोट्रॉपिक का मतलब हो गया कि ऑर्गेनिक फूड इज synthesized using inorganic raw materials like CO2, H2O, ठीक है, in presence of sunlight and a very important pigment which is necessary for autotrophic nutrition, chlorophyll. Without this chlorophyll ना, nothing can produce their own food, ठीक है। हाँ, केमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं, वो एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है जो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। आपको ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक तक ही सीमित रहना है, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो केमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो केमिकल से अपने फूड को या एनर्जी को डिराइव करते हैं, ठीक है। उनके बारे में आपको पढ़ना नहीं है। तो ऑर्गेनिक फूड इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक CO2, H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएंगे? ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, और साइनो बैक्टीरियाज, इनके पास भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस कर सकते हैं अपना ओन फूड, ठीक। हेटेरोट्रॉपिक पे बात कर लेते हैं। हेटेरो मीन्स हो जाता है अदर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? फूड कांट बी प्रिपेयर्ड by them, so they depend on other organisms for food requirement। तो ये वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इनमें फूड ना प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
इसीलिए वो अदर ऑर्गेनिजम्स में पे डिपेंड करते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स में ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल एनिमल्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि वेनस फ्लाई ट्रैप या पिचर प्लांट, ठीक है, जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। इंसेक्ट्स को ट्रैप कर कर उन्हें डाइजेस्ट करते हैं और उनसे एनर्जी डिराइव करते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हो जाता है, पहला हो गया सैप्रोफाइटिक, दूसरा हो गया पैरासाइटिक और तीसरा हो जाता है होलोजोइक। ठीक, सैप्रोफाइटिक क्या होता है? सैप्रोफाइटिक में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स derive their food from dead organic matter, ठीक है। और क्लासिफाई कर सकते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाता है ब्रेड मॉल्ट्स, ईस्ट्स, मशरूम, ठीक है। अगर हम सिंपलर लैंग्वेज में बोले ना तो ये वो प्लांट्स हैं जो कि अपना फूड डिराइव करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो एग्जांपल इनका ये हो जाता है सैप्रोफाइटिक में। अच्छा, और एक काम क्या करते हैं ना, ये ऑर्गेनिक मैटर इज डाइजेस्टेड आउटसाइड by enzymes and then absorbed in simpler forms, ठीक है। इनमें एक चीज और क्या होता है खास कि डाइजेशन जो भी होता है ना ऑर्गेनिक मैटर का, वो आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। और एंजाइम्स एक्ट कराकर वो उसे डाइजेस्ट कराते हैं, फिर सिंपलर फॉर्म्स में वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं पैरासाइटिक पे। पैरासाइटिक आप लोग जान रहे हैं, मैक्सिमम जो ब्लड सकर्स होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो क्या है, ऑर्गेनिजम्स इन दिस मोड क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स फीड इन और ऑन द बॉडी of other organisms, ठीक है। एग्जाम्पल लीच, टेपवर्म, ठीक है। तो पैरासाइटिक में क्या हो जाता है, ये फीड करते हैं या तो बॉडी के अंदर रहते हुए या बॉडी पर रहते हुए, ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, विदाउट किलिंग देम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट killing them, ठीक। अब आते हैं होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, सॉलिड फूड इनटेक होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये प्रोसेस उस जितना नाम टफ लग रहा है वैसा कुछ डेफिनेशन नहीं है इसका। तो ऑर्गेनिजम्स intake
सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड एंड डाइजेस्ट इट इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ठीक है, ये होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल्स में ऑल एनिमल्स फॉलो दिस। ठीक है, होलोजोइक अमीबाज ऑल्सो फॉलो इट। नेक्स्ट अप इज पारामीशियम। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो ये था आपका न्यूट्रिशन एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसी अप्रोच को आपको फॉलो करना है। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको सब कुछ एक साथ पूरे फ्लो चार्ट मॉडल में लिखते जाना है और एक बार सिर्फ इसे आपको विजुअलाइज करना है, सिर्फ एक बार, और आपका पूरा मैटर क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, और इजीली याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के अंदर जितने भी टॉपिक्स है सारे हमने कवर कर लिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपकी जो भी क्वेरीज हैं अभी तक जितना भी पढ़ाई हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, उसके बारे में जितनी भी क्वेरीज है, जितने भी आपके क्वेश्चंस या डाउट्स हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उनको क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। ठीक है।